गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है म्यांमार अर्थक्वेक। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पावरफुल 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक म्यांमार में आया है अभी रिसेंटली, जिससे बिल्डिंग्स कलैप्स हो गई हैं मांडले में। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है ये ग्लोबली पिछले 2 सालों का। और कॉज क्या है म्यांमार के अर्थक्वेक की? अब आपको पता है, अर्थ का लिथोस्फीयर जो होता है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और वो मूव होती रहती हैं ऑफ कोर्स। जब भी ये प्लेट्स आपस में स्लिप पास्ट करती हैं तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो सीस्मिक वेव्स की तरह जो है वो निकलती है। उसकी वजह से ग्राउंड शेक होते हैं। म्यांमार का अर्थक्वेक जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से हुआ बिटवीन इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स। और जो प्लेट्स साइडवेज मूव हुई एक दूसरे से अगेंस्ट, तो ये एनर्जी रिलीज हुई। अर्थक्वेक अकर हुआ सगाइंग फॉल्ट में, जो नॉर्थ साउथ की फॉल्ट लाइन है म्यांमार में, सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। ये फॉल्ट जो है वो बाउंड्री भी बनाता है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। म्यांमार में अर्थक्वेक की जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने पिछले कुछ टाइम से नोटिस की है। सिंस 1900 एटलीस्ट 6 अर्थक्वेक्स जो मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा हैं वो म्यांमार में ऑब्जर्व हुए हैं। ओवर द पास्ट 100 ईयर्स म्यांमार में 14 अर्थक्वेक्स जो हैं वो 6 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के आए हैं। जो सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक था 1839 में 8.3 मैग्नीट्यूड का आया था। जो करंट अर्थक्वेक है उसको इसी अर्थक्वेक के साथ, उसी 1839 के अर्थक्वेक के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है म्यांमार के मेनलैंड रीजन में। जो ये अर्थक्वेक थे ये शैलो डेप्थ ऑफ सिर्फ 10 किलोमीटर्स पे ही हुए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग जो है वो ज़्यादा हुई है और स्ट्रक्चरल डैमेज भी ज़्यादा हुआ है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीस्मिक वेव्स जो है वो पूरे के पूरे फॉल्ट लाइन पर रेडिएट हुई, सिर्फ एपिसेंटर के आसपास ही नहीं। तो यूएसजीएस जो है उनका अर्थक्वेक हजार्ड्स प्रोग्राम जो है वो एस्टिमेट कर रहा है पोटेंशियल फर्टिलिटीज़ बिटवीन 10,000 एंड 1 लाख, और जिसमें इकोनॉमिक लॉसेज लगभग 70% ऑफ म्यांमार जीडीपी हुए हैं। म्यांमार ने एक्सपीरियंस नहीं किया है कोई भी ऐसा मेजर अर्थक्वेक इन दिस रीजन सिंस 1956। उसकी वजह से उनकी सिस्मिक प्रिपेयर्डनेस भी पुअर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ जजेस असेट्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कवरी ऑफ लार्ज सम्स ऑफ कैश हमें देखने को मिला है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास। तो उससे करप्शन जो है हायर जुडिशरी ऑफ इंडिया में वो सामने आया है। तो 1997 में उस समय के सीजीआई जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा के थ्रू कहा, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि जजेस भी अपने अब से असेट्स डिक्लेयर किया करेंगे, अपने स्पाउस और डिपेंडेंट्स के भी। लेकिन ये पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होगा ऑफ कोर्स। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जजेस के असेट डिक्लेरेशन जो है वो पब्लिश करना डिसाइड किया अपनी वेबसाइट पर, वॉलंटरी बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में 2018 से अपडेट ही नहीं हुई है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जजेस के जो असेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसको आरटीआई में पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें 2024 तक, मार्च 2024 तक 770 हाई कोर्ट जजेस में से सिर्फ 97 हाई कोर्ट जजेस ने पब्लिकली अपने असेट्स डिक्लेयर किए हैं, और ये भी सिर्फ 7 हाई कोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। मोस्ट हाई कोर्ट्स जो है वो इस पब्लिक डिस्क्लोजर को के फेवर में ही नहीं है। 2012 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने तो एक इवन रेजोल्यूशन भी पास कर दिया कि जजेस जो है वो अपनी असेट डिस्क्लोजर आरटीआई में नहीं करेंगे। 2023 में पार्लियामेंट के कमेटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस ने कहा एक लॉ लेकर आओ ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के असेट को जो है वो मैंडेटरली डिस्क्लोज किया जाए। अभी तक इस पर लेकिन कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। अब अनलाइक जजेस, बाकी के सभी पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो अपने असेट्स डिक्लेयर करते हैं। आरटीआई एक्ट में भी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले किया गया है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एनुअली अपने असेट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो भी उनकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं। कुछ स्टेट्स तो उनमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि असेट्स डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे ब्यूरोक्रेट्स को, जैसे गुजरात, केरला या मध्य प्रदेश, और वो आरटीआई एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस भी किए जा सकते हैं। 2009 से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है यूनियन मिनिस्टर्स के लिए भी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कि वो भी अपने असेट्स डिक्लेयर करते हैं और एक्सेसिबल होती है वो सब कुछ उनके वेबसाइट पर। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा करती हैं।
इवन जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं उन्हें भी अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो नॉमिनेशन प्रोसेस के पार्ट के थ्रू ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं. देन वाई नॉट द जजेस? ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024. टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है. लोकसभा ने रिसेंटली कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 पास कर दिया है. रिप्लेस करेगा ये इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को. ये एक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ इन केस ऑफ गुड्स जो कि एक इंडिया के पोर्ट से दूसरे इंडिया के पोर्ट में या फिर इंडिया के पोर्ट से किसी और वर्ल्ड के पोर्ट को जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये बिल बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है लॉज रिलेटेड टू पोर्ट मैनेजमेंट. बिल जो है ये ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है इंडिया के वास्ट कोस्ट लाइन को एस्टैब्लिश करके और एम्पावर करके स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को, ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स हो सके अदर दैन मेजर पोर्ट्स. एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल भी फॉर्म करना चाहता है ऑफ कोर्स. और क्रिटिकल आस्पेक्ट्स जो होते हैं जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, नेविगेशन, डेटा मैनेजमेंट पोर्ट्स पर उसको एड्रेस करेगा. इस बिल में प्रोविजंस हैं पोर्ट कंजर्वेशन के और एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म्स भी लाना चाहता है ये बिल थ्रू फॉर रिजॉल्विंग पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली. ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉलियाक डिसीज़. ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्पीड अप कर देगी डायग्नोसिस ऑफ कॉलियाक डिसीज़ एज पर रिसेंट रिसर्च. कॉलियाक डिसीज़ एक इनहेरिटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो बॉडी के इम्यून रिएक्शन की वजह से होती है जब वो ग्लूटन कोई कंज्यूम करता है. तो ग्लूटन जो है जब वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देता है जिससे की वजह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से डायरिया, फटीग, वेट लॉस, ब्लोटिंग, अनीमिया जैसी सिम्टम्स आने लगते हैं. सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं. कॉलियाक डिसीज़ जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी पर्सन को जब वो जो कि ग्लूटन कंज्यूम करता है. तो 1 in 100 पीपल को ये अफेक्ट करती है. कोई इसका डेफिनेटिव क्योर भी नहीं है. नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीन बैंक. ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है सेकेंड नेशनल जीन बैंक बनाने का ताकि फूड सिक्योरिटी फ्यूचर की इंश्योर हो सके. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये 10 लाख क्रॉप जर्म प्लाज्म को कंजर्व करेगा और फ्यूचर की फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करेगा. तो जीन बैंक क्या होता है? एक स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पर आपके सीड्स, पॉलन, प्लांट टिश्यूज़ को रखा जाता है प्लांट स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इसके अंदर इन सैम्पल्स के थ्रू क्रॉप ब्रीडिंग, साइंटिफिक रिसर्च या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जाती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं जीन बैंक्स. इंडिया का पहला जीन बैंक 1996 में ICAR NBPGR ने न्यू दिल्ली में बनाया. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ये ग्लोबल जीन बैंक है. और अब ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बेसिकली एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ICAR के अंडर. और ये सब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर कंजर्वेशन करना, इवैल्यूएशन करना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेशनल जीन फंड भी एक बनाया गया है जो कि सेक्शन 45 ऑफ PPVFR एक्ट के अंदर बनाया गया है ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बेनिफिट्स जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज से आ रहे हैं. इवन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देता है ये फार्मर्स और इंस्टीट्यूशंस को जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एंगेज्ड है. नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन. ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. रिसर्चर्स जो हैं चाइना के, उन्होंने एक जीन मॉडिफाइड पिग लिवर को एक ह्यूमन में जो है वो ट्रांसप्लांट किया है, बट ऑफ कोर्स वो ब्रेन डेड ह्यूमन थे. तो ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन या इन्फ्यूजन लाइव सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स एनिमल्स से एक ह्यूमन रिसिपिएंट में. अब इसमें क्या होता है कि ह्यूमन सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जो कि जिनका कोई नॉन ह्यूमन एनिमल सेल्स और टिश्यूज़ के साथ पहले कांटेक्ट भी रहा है उसको भी उसमें वो भी हो सकता है. पहले अभी अटैम्प्ट्स किए गए हैं ह्यूमन हार्ट को ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन करने के 1980s में. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ज़रूरत होती है एनिमल ऑर्गन्स में करने में ताकि ह्यूमन बॉडी का इम्यून जो है वो सिस्टम उसे रिजेक्ट ना करे. तो पिग हार्ट के वॉल्व्स जो है वो सक्सेसफुली यूज़ किए जा सकते हैं ह्यूमन वॉल्व रिप्लेसमेंट के तौर पर. पिछले 50 साल यूज़ भी किए गए हैं. और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं पिग्स और ह्यूमंस के बीच में, इसलिए पिग को जो है आइडियल ऑर्गन डोनर होता है. तो रिसेंट एडवांसमेंट्स भी हुई हैं ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन में. फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है 2022 में.
फिर जीन मॉडिफाइड पिग लिवर ट्रांसप्लांटेशन 2025 में किया गया चाइना में। 6 जीन्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके एडिट करना पड़ता है ताकि इम्यून रिजेक्शन ना हो। पिग जो है जो लिवर जो किया गया ट्रांसप्लांट, उसमें बाइल और एल्ब्यूमिन नॉर्मली प्रोड्यूस हुए। बेसिकली फंक्शनैलिटी बेसिकली मतलब चल रही थी। स्टेबल ब्लड फ्लो भी मेंटेन हुआ। कोई रिजेक्शन भी नहीं हुई इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्योंकि दिए गए थे। तो जीन मॉडिफाइड पिग लिवर्स अगर हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स एक ब्रिज थेरेपी की तरह काम कर सकते हैं, मतलब उन पेशेंट्स के लिए जिनके ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स जो है वो उसमें अगर टाइम लग रहा है तो तब तक के लिए जो है ये पिग लिवर्स उनको लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कारबोरो शोल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने 2 लॉन्ग रेंज H-6 बॉम्बर्स जो है अराउंड स्कारबोरो शोल रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं। स्कारबोरो शोल क्या है? एक ओशियानिक कोरल अटोल जो डेवलप हुआ है ऑन द टॉप ऑफ अ सी माउंट, ट्रायंगल शेप में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी में। लार्जेस्ट अटोल है ये साउथ चाइना सी का, प्रोडक्टिव फिशिंग एरिया है। डिस्प्यूट है ये बिटवीन चाइना और फिलीपींस। कोई भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बिल्ड नहीं है, लेकिन ये चाइना द्वारा कंट्रोल्ड है। वहाँ पर कांस्टेंट चाइना की कोस्ट गार्ड प्रेजेंस रही है 2012 से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिम्स्टेक। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैंकॉक विजिट करेंगे 3 to 4 अप्रैल 6th बिम्स्टेक समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिम्स्टेक एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करती है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के टाइम पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस के लिए इस रीजन में। इनिशियली ये बिस्टेक बनी थी जब, क्योंकि इस टाइम पर म्यांमार इसका मेंबर नहीं था। म्यांमार ने जब इसको ज्वाइन किया 1997 में, तब ये बिम्स्टेक बना। और 2004 में नेपाल और भूटान ने इसको ज्वाइन किया और इसका करंट नेम बना। तो ये एक तरह से एक ब्रिज है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। हिमालयन रीजन को ये बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। ऑल्टरनेटिव है ये सार्क के लिए कई तरह के रीजनल कॉपरेशन के लिए। तो स्ट्रॉन्गर फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी करना बिटवीन बिम्स्टेक नेशंस इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बाकी ऑफ कोर्स ट्रेड, सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉपरेशन, क्लाइमेट एक्शन, ये सब इसके लीडिंग इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीनलैंड। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी ग्रीनलैंड में विजिट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टाइम टू टाइम अपनी इस टेरिटरी को कंट्रोल करने की अपनी जो है वो एक विश दिखाते आए हैं। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप पड़ता है। का आर्कटिक क्लाइमेट है यहाँ पर। मिनरल, ऑयल, गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए फेमस है। पेसिफिक स्पेस बेस क्रूशल है यहाँ पर यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए। ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस टेरिटरी भी है डेनमार्क की, जो कि स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस होल्ड करती है बिटवीन बिकॉज ऑफ लोकेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। तो यूएस यहाँ पर क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि यहाँ पर एक पेसिफिक स्पेस बेस है जो क्रूशल है इंडिया यूएस के बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम के लिए। शॉर्टेस्ट राउट प्रोवाइड करता है ये यूएस को बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। यहाँ पर मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब जो है वो रिच है ये एरिया। 2019 में भी ट्रंप ने प्रपोज किया था कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को परचेज करें, बट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। ये टॉपिक आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक में म्यांमार के बाद में डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक के बाद म्यांमार में इंडिया ने अपना रेस्क्यू एफर्ट चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ह्यूमैनिटेरियन मिशन है इंडिया का ये, जो और रेस्क्यू टीम्स अब डिप्लॉय की गई हैं, मेडिकल एड, रिलीफ सप्लाइज। एनडीआरएफ ने एक 80 मेंबर टीम यहाँ पर डिप्लॉय की है। स्पेशलाइज मेडिकल टास्क फोर्स भी डिप्लॉय की गई है इंडियन आर्मी द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिकन्स नेक कॉरिडोर। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ने चाइना को इनवाइट किया है एक रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में जो कि क्लोज है चिकन नेक्स कॉरिडोर के। चिकन नेक को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं एक्चुअली। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ये बिटवीन वेस्ट बंगाल जो इन वेस्ट बंगाल जो कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर का है ये नैरोएस्ट पॉइंट पर अपने। नेपाल इसके वेस्ट में है, भूटान नॉर्थ में है, बांग्लादेश साउथ में है।
वाइटल है ये मूवमेंट ऑफ मिलिट्री पर्सनल गुड्स एंड सप्लाइज के। ये रीजन जो है वो चुम्बी वैली जो है तिब्बत की उसके बहुत ही क्लोज है, जहाँ पर चाइना ऑलरेडी अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा चुका है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Myanmar's earthquake. This topic is important for your environment section. A powerful 7.7 magnitude earthquake has recently struck Myanmar, causing buildings to collapse in Mandalay. This quake has been the strongest one globally in the last 2 years. So, Earth's lithosphere consists of tectonic plates which have been moving for billions of years. And when these plates suddenly slip past each other, they release stored energy. they release stored energy as seismic waves, which causes the grounds to shake. Myanmar earthquake was caused by strike slip faulting between the Indian and Eurasian plates, where the plates moved sideways against each other. The earthquake occurred on Sagaing Fault, which is a north-south fault line in Myanmar, known for its seismic activity. This fault line also marks the boundary between Indian plate and Eurasian plate. Since 1900, at least 6 earthquakes of magnitudes greater than 7 have occurred along this fault. Over past 100 years, Myanmar has witnessed 14 earthquakes of magnitude 6 or above. One of the worst earthquakes in the region occurred in 1839, estimated at about 8.3 magnitude. So the recently 7.7 magnitude earthquake was likely the strongest one in Myanmar's mainland in 75 years. The quake occurred at a shallow depth of just 10 kilometers, which resulted in stronger ground shaking and greater structural damage. Experts have also emphasized that seismic waves radiate from the entire fault line, not just the epicenter. USGS Earthquake Hazards Program estimated potential fatalities between 10,000 and 1 lakh, with economic losses possibly reaching 70% of Myanmar's GDP. Myanmar has not experienced a major earthquake in this region since 1956. That's why it led to poor seismic preparedness. So the next topic is disclosure of judges' assets. This topic is important for your polity section. Discovery of large sums of cash at the residence of Delhi High Court judge has raised concerns about corruption in India's higher judiciary. So, in 1997, under the then Chief Justice of India, Supreme Court adopted a resolution requiring judges to declare their assets, including those of their spouses and dependents, to the Chief Justice. However, this did not mandate public disclosure. In September 2009, the Supreme Court full bench decided to publish judges' asset declarations on its website, but only on a voluntary basis. So the Supreme Court website has not been updated since 2018, and in 2019, the Supreme Court ruled that judges' asset and liabilities do not qualify as personal information. So of course, it can be released under the RTI Act. As of March 2024, only 97 out of 770 High Court judges have publicly declared their assets, which is less than 13%. And they also belong to just 7 High Courts. Most High Courts have opposed this public disclosure. In 2012 itself, Uttarakhand High Court passed a resolution objecting to judges' asset disclosure under the RTI Act. In 2023, Parliamentary Committee on Personal Public Grievances and Law and Justice recommended a law which mandates the disclosure of Supreme Court and High Court judges' assets. However, no legislative action has been taken so far. Unlike judges, most public servants are required to declare their assets under RTI Act. Government officials must annually declare their assets to respective cadre controlling authorities. Several states, including Gujarat, Kerala, and Madhya Pradesh, have strict provisions mandating asset declarations by bureaucrats. Since 2009, it has become a standard practice for union ministers, including the Prime Minister, to publish their assets details on a website. Even many state governments follow this practice. Candidates who are contesting elections also declare their assets and liabilities as part of their nomination process. Then why not, of course, the judges? So the next topic is Carriage of Goods by Sea Bill 2024. This topic is important for your economy section. Lok Sabha has recently passed the Carriage of Goods by Sea Bill 2024, which will replace the Indian Carriage of Goods by Sea Act 1925. This act establishes the responsibilities, liabilities, rights, and immunities in case of goods carried from a port in India to another port in India or to any other port in the world.
This bill is aimed to consolidate laws related to port management. It also seeks to optimize utilize India's vast coastline by establishing and empowering state maritime boards so as to ensure effective management of ports other than major ports. It also proposes the formation of Maritime State Development Council to foster structured growth and development of the port sector. It also addresses critical aspects like pollution control, disaster management, emergency response, security, safety, navigation, and data management at ports. This bill also includes provisions for port conservation and introduces adjudicatory mechanisms for resolving port related disputes efficiently. Okay. So the next topic is celiac disease. This topic is important for your social issues. Artificial intelligence could speed up the diagnosis of celiac disease, according to recent research. This celiac disease is an inherited autoimmune disorder caused by an immune reaction to eating gluten. If you have celiac disease, eating gluten triggers an immune response to the gluten protein in your small intestine, which can damage your small intestine's lining and cause symptoms like diarrhea, fatigue, weight loss, bloating, or anemia. It can also lead to serious complications if it is not managed or treated. Celiac disease can develop at any age after people start consuming gluten. It is estimated to affect 1 in 100 people. There is no definite cure for celiac disease as well. Okay. So the next topic is gene bank. This topic is important for your environment section. Government is planning to set up its second national gene bank to ensure future food security. So Government of India has announced the establishment of this bank to conserve 10 lakh crop germplasm so as to ensure future food and nutritional security. What is a gene bank basically? It's a storage facility which preserves seeds, pollen, plant tissues to protect plant species from extinction. The stored samples help in crop breeding, scientific research, and biodiversity conservation. The gene banks also play a crucial role in maintaining genetic diversity. So, India's first national gene bank was established in 1996 by the ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources in New Delhi. The second largest gene bank, it is the second largest gene bank globally. So, what is National Bureau of Plant Genetic Resources? It is an apex institution under the Indian Council of Agriculture Research. It works for conservation, evaluation, and utilization of plant genetic resources. There is also a National Gene Fund, which was established under Section 45 of PPVPR Act, which ensures fair distribution of benefits derived from the genetic resources. It also provides financial incentives to farmers and institutions who are engaged in biodiversity conservation. So the next topic is xenotransplantation. This topic is important for your environment section. Recently, researchers in China have successfully transplanted a gene-modified pig liver into a human who has been diagnosed with brain death. So, of course, the aim was to evaluate its survival and function. Xenotransplantation is the transplantation, implantation, or infusion of live cells, tissues, or organs from animals into a human recipient. It also involves human cells, tissues, or organs which have had prior ex vivo, that is, outside the body contact with non human animal cells or tissues. First attempts of xenotransplantation involved human heart, this attempt was made in 1980s. Genetic modifications, of course, are required to prevent immune rejection by the human body. Why pigs have been used for xenotransplantation? So, pig heart valves have been successfully used for human valve replacements for over 50 years. Anatomical and physiological similarities between pigs and humans make pig ideal organ donors. We also saw first genetically modified pig heart transplant in 2022. Gene modified pig liver transplantation in 2025 was also witnessed in a brain dead human recipient recently. 6 genes are required to be edited to prevent immune rejection. Pig liver produced bile and albumin, indicating basic functionality. Stable blood flow was maintained. No signs of rejection was observed due to immunosuppressants. Gene modified pig livers could serve as a bridge therapy for patients who are awaiting human organ transplants. Okay. So the next topic is Scarborough Shoal. This topic is important for international relations. So China has deployed 2 long-range H-6 bombers around the Scarborough Shoal recently. Scarborough Shoal is an oceanic
coral atoll, which was developed on top of a seamount into a triangle shape in eastern part of the South China Sea. It is the largest atoll in South China Sea, and it is known for its productive fishing area. It is a dispute between China and Philippines. There are no structures built on Scarborough Shoal, but the feature is effectively controlled by China. Okay. So the next topic is BIMSTEC. This topic is important for your international relations. Indian PM will visit Bangkok to participate in the sixth BIMSTEC meeting or summit. BIMSTEC is a regional multilateral organization which connects South Asia and Southeast Asia. It was established through the Bangkok Declaration of 1997 to promote economic and social progress in this region. It was formed as BISTEC, but when Myanmar joined it in 1997, it turned into BIMSTEC. In 2004, Nepal and Bhutan also joined. It acts as a bridge between South and Southeast Asia, linking the Himalayan region with Bay of Bengal. It also acts as an alternative to SAARC for regional cooperation. It has leading India has been leading initiatives like trade, security, maritime cooperation, and climate action in BIMSTEC. And we also advocate for stronger physical and digital connectivity between the member countries. So the next topic is Greenland. This topic is important for international relations. US Vice President has landed in Greenland amid the renewed calls from President Donald Trump to assert control over this territory. So Greenland is located in the North Atlantic Ocean between North America and Europe. So it has an Arctic type of climate. It has minerals, oil, gas, rare earth elements. And what is the strategic importance of Greenland? It holds the Pituffik space base, which is crucial for US missile defense systems. Greenland is currently an autonomous territory of Denmark, and US is interested in buying Greenland or taking over Greenland because of the Pituffik space base, which is crucial for US ballistic missile warning system due to its position along the shortest route between North America and Europe. Greenland is also rich in minerals, oil, natural gas, including rare earth elements or rare earth minerals. In 2019, Trump even proposed to buy Greenland from Denmark, but the offer was rejected. So the next topic is Operation Brahma. This topic is important for your disaster management topic. So after a devastating earthquake which ravaged Myanmar, India has initiated its relief and rescue efforts in the country under the banner Operation Brahma, which is India's humanitarian mission in Myanmar. So rescue teams, medical aid, and relief supplies have been made under this large-scale humanitarian mission. NDRF and Indian Army both have been mobilized in a specialized medical task force to provide urgent humanitarian assistance. Okay. So the next topic is Chicken's Neck Corridor. This topic is important for your international relations and security topic. Bangladesh has invited China to invest in a river conservation project which is close to Chicken's Neck Corridor. Chicken's Neck Corridor is also known as Siliguri Corridor. It is a narrow strip of land in West Bengal, and it connects India's northeastern states to the rest of the country. At its narrowest point, it is just 22 kilometers. It is flanked by Nepal to the west, Bhutan to the north, Bangladesh to the south, and is vital for movement of military personnel, goods, and supplies for us. This region is also close to India-China border, particularly the Chumbi Valley of Tibet, where China has already built significant military infrastructure. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.